हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोनिया पावड़िया और आपने कल मेरे साथ पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 3 फिजिक्स क्लास 11th का। और उस चैप्टर में हमने कल बात की थी न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में। आज हम न्यूटन्स के उन्हीं लॉज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। पहले बात कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने स्टेटमेंट दी थी कि किसी भी बॉडी पे लगा हुआ एक्शन और उस बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस रिएक्शन। ठीक है, हमने जो लगाया वो था उस बॉडी पे एक्शन, तो उस बॉडी ने क्या किया, हमें दी एक ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल और ऑपोजिट नेचर के होते हैं। सपोज कीजिए जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने कोई फोर्स लगाया F1, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी क्या करेगी, हम पे फोर्स लगाएगी F2। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल। सो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिट नेचर का है। ठीक है, मैंने इस तरफ लगाया तो ये इस तरफ आ रहा, तो ये लाइन वहां पे लग जाएगा माइनस साइन। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F2। ठीक है, ये कहा था न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से हेल्प करता है, उससे रिलेटेड आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से बुक कैप्ट ऑन ए टेबल, कि अगर किसी टेबल पे कोई बुक रखी है तो वो भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। कैसे, सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई टेबल है। ये हमारे पास कोई भी एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, यहां पर कोई बुक रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये हमने कोई कंसीडर कर ली कि हमारे पास क्या है, ये कोई बुक है। तो ये बुक जो रखी है, तो इस बुक ने क्या किया होगा, इस बुक का कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ मास है। तो इस बुक का वेट कहाँ है, डाउनवर्ड। इस बुक ने अपने वेट, ठीक है, वेट इन द सेंस एक फोर्स। वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स। अगर ये बॉडी बुक रखी है तो इस बुक के वेट की वजह कहाँ पे रखी है, टेबल पे। तो इसने टेबल पे क्या लगाया, अपना वेट डाल दिया, मतलब एक फोर्स लगा दिया। ये फोर्स क्या किया, बुक ने इस टेबल के ऊपर लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या किया, टेबल ने भी एक ऑपोजिट फोर्स लगाया, क्योंकि एक्शन दे दिया बुक ने, टेबल भी क्या करेगी, अपनी रिएक्शन देगी। तो ये टेबल क्या करेगी, इस पे अपनी एक रिएक्शन देगी। तो ये जो F और R है ना, दोनों क्या है, सेम वैल्यू के होंगे। जितना ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, टेबल इस पे उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। दोनों क्या है, इक्वल है। F इज इक्वल टू R, बट उल्टा है। ठीक है, उल्टे है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। इसलिए क्या होते हैं, जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, तो क्या वो बॉडी हिलती है, नहीं हिलती। जैसे सपोज कीजिए हम रस्सा खींचते हैं, जो अगर जो उधर से रस्सा खींच रहे हैं और जो उधर से खींच रहे हैं, दोनों का फोर्स बराबर हो जाए तो क्या उधर जा पाएगा, नहीं। क्या उधर जाएगा, नहीं। दोनों क्या रहेंगे, ऐसे बैलेंस्ड रह जाएंगे ना। अगर उधर वालों का फोर्स ज्यादा हुआ तो ये उधर चला जाएगा, इधर वालों का ज्यादा हुआ तो वो उधर चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोनों फोर्सेस क्या है, बैलेंस है, तो वो ऐसे बीच में एक ही जगह पे रखी रहेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए वॉकिंग। ये क्या कह रहा है कि हम जो चलते हैं ना, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल है। देखिए हम चलते कैसे हैं और वो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल कैसे है। हम जब चल रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने चलते हुए ग्राउंड को पुश किया, है ना। देखिए जब हम चल रहे हैं तो हमारा पैर इस तरीके से आता है, पीछे की तरफ, इस तरीके से। आई होप आपको पता होगा कि जैसे हम चलते हैं तो क्या करते हैं, हम एक पैर हमारा पीछे होता है और वो ग्राउंड को इस तरह से पुश करके आता है। ठीक है, हमारे पैर ने ग्राउंड को पुश किया, मतलब क्या दिया, इसको एक फोर्स दिया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से एक फोर्स ऐसे था बॉडी का, जो वेट था बॉडी का, धरती का जो वेट लगा हुआ था, वेट के ऑपोजिट वेट की रिएक्शन आ गई। एक फोर्स जब हम चले तो हमने ग्राउंड को पुश किया पीछे की तरफ ऐसे। इस फोर्स की वजह से यहां पे एक रिएक्शन मिल गई R। ठीक है, ये रिएक्शन इस वेट को बैलेंस करने के लिए थी, तो इसको तो हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि जितना वेट था उस
ये वाली आर। अब इस आर जो है हमारी वो क्या है, इंक्लाइन है। इंक्लाइन है ना, ऐसे तिरछी है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ग्राउंड के साथ और एक इस तरह से इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो ग्राउंड के साथ है ये क्या होगी, आर कॉस थीटा। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा वेट एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहां पे देखो हमने फोर्स लगाया ऐसे ग्राउंड पे, उससे मिली रिएक्शन इसके ऑपोजिट। रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा हमारी जो बॉडी का वेट, जो धरती अपनी तरफ खींच रही है ना, जो वेट हमारा एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, इस वेट को बैलेंस कर रहा है आर साइन थीटा। मतलब हमारी बॉडी अब गिरेगी, क्यों, क्योंकि आर साइन थीटा हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, हमारे वेट को। और ये जो आर कॉस थीटा है ये किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या कर रहा है, हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। इस तरीके से वॉकिंग भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। सिमिलरली स्विमिंग, जब हम स्विम करते हैं तो हम पानी को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं और आगे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फोर्स लगाया एक, ठीक है, अपने पैरों से लगाया, हाथों से लगाया, तो उसके ऑपोजिट वाटर ने क्या की, एक रिएक्शन दी, और उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, हम आगे की तरफ पुश हो गए। नेक्स्ट, फायरिंग ऑफ ए गन। गन को जब हम फायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, बुलेट को आगे की तरफ ऐसे फायर करते। ठीक है, ये हमारे पास कोई गन थी, इस गन से हमने क्या किया, इस बुलेट को फायर किया, बुलेट गई आगे की तरफ। जब बुलेट आगे गई तो क्या किया, इसने गन को पीछे की तरफ पुश किया। यही चीज है कि जब आपने देखा होगा वो जो बड़ी बड़ी गन्स होती हैं जो सोल्जर्स रखते हैं, तो वो कंधे पे रख के चलाते हैं। क्यों कंधे पे रख के चलाते हैं, उनको पता है अगर उन्होंने क्या किया, वो बहुत बड़ी गन है, उसमें से बुलेट निकलेगी तो क्या होगी, उसकी बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी होगी। इस बुलेट के आगे जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत स्पीड से वो आगे जाएगी। तो जितनी स्पीड से बुलेट आगे जाएगी उतनी ही स्पीड से इसको पीछे धकेलेगी। अगर उन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ रखी होगी तो वो एकदम से ऐसे आएगा, कहीं पे भी लग सकती है उनकी बॉडी पे, है ना। इसे वो क्या करते हैं, उसे कंधे पे रखते हैं, कंधे पे रखते हैं ताकि वो उसको इजिली, उसका जो बैक रिएक्शन आ रही है ना, वो उसको इजिली कंट्रोल कर पाए। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन की वजह से वो उसे कंधे पे रखते हैं, क्योंकि बुलेट पे वो देंगे एक्शन और बुलेट पीछे गन पे देके जाएगी रिएक्शन, तो उसकी वजह से उन्हें कहीं चोट ना लग जाए। उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो उसको क्या करते हैं, कंधे पे रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ ए जेट प्लेन। एक जेट प्लेन फ्लाई करता है, कैसे, जैसे देखो प्लेन है या रॉकेट है, सब ऐसे करते हैं। उनमें क्या होता है, फ्यूल होता है। ये फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है और आयनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। बहुत सारी गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो गैसेस क्या होती है, एकदम से पीछे की तरफ निकलती है, जेट से पीछे ऐसे गैसेस रिलीज होती है। तो जब वो गैसेस पीछे एक स्पीड से जाती है, वो उतनी ही स्पीड से जेट को क्या करती है, आगे की तरफ पुश कर देती है। तो जेट आगे बढ़ता रहता है, गैसेस जो फ्यूल है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो पीछे जाती रहती है। देखो नेक्स्ट है रीबाउंडिंग ऑफ ए रबर बॉल। किसी रबर बॉल की रीबाउंडिंग भी क्या है, उसका एक एग्जांपल है। रीबाउंडिंग मतलब जैसे रबर बॉल आपने ऐसे डाला फर्श पे, ठीक है, वो फर्श से टकरा के वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि आपने उसको फेंका, जितनी स्पीड से आपने उसको फेंका वो उतनी स्पीड से ग्राउंड से हिट की, ग्राउंड से हिट की तो उसने ग्राउंड पे क्या किया, एक्शन दिया। तो ग्राउंड ने भी क्या कर दी, एक ऑपोजिट रिएक्शन दे दी, जिसकी वजह से वो क्या होगी, वापस ऊपर की तरफ आ गई। आई होप आपको ये न्यूटन थर्ड लॉ के सभी एग्जाम्पल से समझ आए होंगे। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। और देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ की बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने कल बात की थी, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को किस तरह से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ के बारे में जब हमने कल बात की तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर रे
लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ा था हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का वो इक्वल होता है किसके? फोर्स के। ठीक है। और कई बार पेपर में आ जाता है प्रूफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, कि आप न्यूटन के सेकंड लॉ को प्रूफ करके दिखाइए, ये आ जाता है बहुत बार एग्जाम में। सो देखिए हमें क्या पता है, हमें गिवन है सबसे पहले मोमेंटम। हम पहले लीनियर मोमेंटम देखते हैं। हमें क्या पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। अगर ये लीनियर मोमेंटम है तो हमें क्या निकालना है? एक एक वर्ड को देखते चले। हमने देखा लीनियर मोमेंटम, हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लिया। फिर देखा चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात है, आगे वर्ड और क्या लगा हुआ है? चेंज। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब चेंज कब आया होगा? जब पहले वैल्यू कुछ और होगी और बाद में वैल्यू कुछ और होगी, तभी तो कोई ना कोई चेंज बताएंगे। अगर सेम ही रहता तो हम क्या कहते कि चेंज है, नहीं ना। तो अब हमने मान लिया पहले इनिशियल वैल्यू जो थी मोमेंटम की वो अलग थी, जिसको हम इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं। एंड फाइनल मोमेंटम क्या है? कुछ और है। इनिशियल मोमेंटम हमने मान लिया P1 है, फाइनल मोमेंटम हमने कंसीडर कर लिया P2 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। सो देखिए P2 माइनस P1 का मतलब क्या है? P तो M इंटू V है, तो इसका मतलब P1 जो रहा होगा इस बॉडी का, पहले ये बॉडी क्या कर रही होगी? किसी स्पीड से चल रही होगी U से, U वेलोसिटी से M मास की बॉडी पहले आगे बढ़ रही थी। अब क्या हुआ? किसी बॉडी ने इसको पीछे से हिट कर दिया। ऐसे हिट करते ही क्या हुआ? इसकी स्पीड बढ़ गई। जैसे इसकी स्पीड बढ़ी, हमने मान लिया इसकी स्पीड वेलोसिटी अब क्या होगी? V होगी। मास तो नहीं बदला ना। जैसे आप चल रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आपसे टकराती है तो क्या होता है? एकदम से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो पहले वो गाड़ी चल रही थी U स्पीड से, इस गाड़ी ने इसको टक्कर मारी तो ये किस स्पीड से आगे बढ़ी? V से। तो पहले इनका मोमेंटम क्या था? M इंटू U। तो P1 हमारा क्या आ गया? M इंटू U। टकराते ही फाइनल मोमेंटम हो गया। फाइनल मतलब बाद में क्या हो गया? M इंटू V। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? P2 माइनस P1। इट मीन्स mv माइनस mu। रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, क्या हो गया? mv माइनस mu। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, जब चेंज इन मोमेंटम आ गया तो अब आगे देखिए, आगे इसने क्या कहा? सिर्फ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। और रेट वर्ड का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? टाइम। तो अब हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात तो ये भी इंक्लूड है इसमें, इसको भी ऐड कर दो। तो पीछे से चलते हैं। पहले मोमेंटम लिखा, फिर चेंज इन मोमेंटम निकाला। ठीक है, P2 माइनस P1 लगता है, फाइनल माइनस इनिशियल किया। अब क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। अब निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब पूरा देख रहे हैं तो रेट ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है? रेट मीन्स रिलेटेड टू टाइम, और ये टाइम कहाँ जाएगा? डिवाइडेड, उल्टे रिलेशन देगा ये इसके साथ, तभी रेट मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज। सो चेंज इन मोमेंटम था mv माइनस mu, और रेट ऑफ करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया किससे? टाइम से। यहाँ देखिए m क्या है इसमें पूरे में? कॉमन है, बाहर रख दिया। ठीक है, m बाहर रखा, ऊपर क्या बच गया? v माइनस u। डिवाइड में क्या है? t। v माइनस u डिवाइड बाई t। तो ये क्या होता है? m को मैंने एज लिखा, तो v माइनस u डिवाइड बाई t क्या होता है? v माइनस u मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रही है ना, तो ये चीज किस चीज को शो कर रही है? ये शो कर रही है
वेलोसिटी को, और हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस u डिवाइड बाई t क्या होती है? एक्सेलरेशन। क्या होती है? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या यू कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया पूरा एक्सेलरेशन, तो ये आ गया m इंटू ए। और हमें क्या पता है? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो ये किसके इक्वल आ गया? फोर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्या? न्यूटन्स का सेकंड लॉ। पेपर में आ जाए कि ड्राइव करना है न्यूटन सेकंड लॉ को, तो आपने करना क्या है? स्टेटमेंट को पीछे से उठाना शुरू करो, हर एक वर्ड को उसके अंदर ऐड करते चलो, फाइनली वो फोर्स अपने आप ही बन जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज को ड्राइव करता है और किस तरह से वो हमारी डेली लाइफ में काम आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करेंगे लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ और। अभी तक हमने क्या देखा? न्यूटन सेकंड लॉ ने जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा फोर्स के इक्वल होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो लीनियर मोमेंटम है ये कंजर्व नेचर का होता है या अनकंजर्व होता है। ठीक है, ये कंजर्व क्वांटिटीज में आता है या अनकंजर्व क्वांटिटीज में आता है, ये चीज हम देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक पर्टिकुलर लॉ है फिजिक्स का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी पेपर में आते हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी आती है और ये लॉ डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब क्या होता है? फिक्स या कांस्टेंट। यू कैन से दैट रिमेन सेम, मतलब जो था वही रहेगा। लीनियर मोमेंटम जो था ना सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो था पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। चाहे कोलिजन हुआ है या कुछ और हुआ है, कोई भी प्रोसेस हुआ, पहले जो लीनियर मोमेंटम था बाद में भी टोटल लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो फिक्स रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, मींस सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, ये कौन कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या हो गई? स्टेटमेंट हो गई लीनियर मोमेंटम of an isolated system remains constant, या you can say that same before and after collision। दो चीजें टकराई, टकराने से पहले भी उन दोनों का लीनियर मोमेंटम और टकराने के बाद भी उन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है पूरे का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने दी। अब इस स्टेटमेंट का प्रूफ देखते हैं कैसे। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये कोई दो बॉडी है, ये एक बॉडी है ए एंड दिस इज बॉडी बी। ठीक है, ये जो बॉडी है ये किसी मोमेंटम से, इसका मास हमने अज्यूम कर लिया m1 और इस बॉडी का मास हमने अज्यूम कर लिया m2। ये बॉडी क्या कर रही है? u1 वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। ये बॉडी क्या कर रही है? u2 वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। ठीक है, फिलहाल ये ऐसे चल रही है। तो इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया? m1 u1 इज इक्वल टू p1 कंसिडर कर लो मैं, m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी। अभी चल रही है तो मैंने क्या
P2। ठीक है, ये इस बॉडी का मोमेंटम है, ये इस बॉडी का मोमेंटम है। अब देखिए क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये दोनों बॉडी क्या करती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, एक दूसरे के पीछे चल रही थी, हो सकता है इसकी स्पीड ज्यादा हो, इसकी कम हो। ठीक है, तो हुआ क्या, ये दोनों बॉडी टकरा गई। ठीक है, ये बॉडी दोनों क्या हुई, इस तरीके से टकरा गई। अब जब दोनों बॉडी टकराई तो टकराने के बाद क्या हुआ, इनकी स्पीड में चेंज आ गया। अब जब ये आगे बढ़ेगी इस तरीके से रैंडमली, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी। ठीक है, हो सकता है बी आगे निकल गई हो, ए पीछे रह गई हो, या इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई हो, एक आगे की तरफ चल रही हो, एक पीछे की तरफ भी चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हुआ क्या, टकराने के बाद इनकी स्पीड में चेंज तो आएगा। तो अब मान लिया ये बॉडी चल रही है किस वेलोसिटी के साथ, पहले u2 से चल रही थी, अब v2 के साथ चल रही है। ये बॉडी पहले u1 वेलोसिटी से चल रही थी, अब क्या कर रही है, u2 वेलोसिटी से, v2 मान लेते हैं। ठीक है, u2 मान ली, अब क्या मान लिया हमने, v1 v2। ठीक है, ये पहले u1 से आगे चल रही थी, अब v1 से आगे चल रही है। ये पहले u2 वेलोसिटी से चल रही थी, ये v2 से चल रही है। क्या बॉडी का मास चेंज होगा, नहीं होगा। इसका m2 मास था तो m2 ही रहेगा, इसका m1 मास था तो m1 ही रहेगा, क्योंकि मास कैन neither be created nor be destroyed। ठीक है, ये हमारा कौन कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो लॉ हमें कहता है कि जो मास है ना वो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। हो सकता है ये बॉडी टूट गई हो दो पार्ट्स में, ये हो सकता है। तो यहां से देखिए इस बॉडी का अब मोमेंटम क्या हो गया, इसका मोमेंटम हमने अब कंसीडर कर लिया, m2 चेंज हो गई, ये p2 मोमेंटम p2 डैश हो गया। ठीक है, इनका मोमेंटम क्या था, p2 था ना, अब p2 डैश हो गया। इसकी वजह से जो मोमेंटम आ गया, पहले क्या था p1, अब क्या हो गया, p1 डैश हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स अब अगर आप बात करें मोमेंटम निकालने इसका, तो अब क्या मोमेंटम आ सकता है यहां से हमारे पास, यहां से चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाती है, चेंज इन मोमेंटम, पहली बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, पहली बॉडी में चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, पहले मोमेंटम क्या था p1, अब मोमेंटम क्या हो गया है p1 डैश, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया p1 माइनस p1 डैश। ये क्या हुआ, फर्स्ट बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम आ गया, बट चेंज इन मोमेंटम ये क्या है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल तो ये है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे p1 डैश माइनस p1। ठीक है, क्योंकि ये बाद का है, ये पहले का है, हमेशा बाद का पहले लिखते हैं, पहले वाले को बाद में, तो फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम पहले तो ए बॉडी का था, अब बी बॉडी की बात करते हैं। बी बॉडी का पहले मोमेंटम था p2, अब क्या बन गया p2 डैश, तो ये क्या हो गया p2 डैश माइनस p2, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या पता है, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा था, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, सॉरी
ए बॉडी ने बी पे लगाया फोर्स, तो ये क्या है, ए बॉडी का ही तो फोर्स है, क्योंकि ए बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। और ये हमने देखा था क्या होता है फोर्स के इक्वल, तो पहले ए बी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, P1 डैश माइनस P1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस PBA। इस फोर्स की वैल्यू क्या है, P2 डैश माइनस P2 डिवाइड बाई T। यहां से देखिए T से T क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच गया P1 डैश माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस P2 डैश, ये माइनस साइन बन गया, साइन चेंज हो गए, प्लस हो गया P2। अब देखिए ये क्या है, इस तरफ माइनस का है, ये इस तरफ माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक साइड कर लेते हैं। P1 डैश, ये माइनस है तो मैं इसको इस तरफ ले आती हूँ, ये बन गया प्लस का P2 डैश इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस का P1, ये उस तरफ जाएगा, तो P2 प्लस हो गया P1। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको नजर आ रही है, ये पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम, मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा फाइनल मोमेंटम है। क्या है, फाइनल मोमेंटम है। ये देखिए ये दूसरी बॉडी का क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जो हमने पहले कंसीडर किया था। ये पहली बॉडी का क्या है, इनिशियल मोमेंटम, मतलब दोनों के दोनों क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है पूरे सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के। और यही स्टेटमेंट किसने दी थी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, हमने करना क्या है, इनिशियल मोमेंटम लेना बॉडी का, फाइनल लेना है, फिर दूसरी बॉडी का इनिशियल, दूसरी बॉडी का फाइनल, और फिर न्यूटन का थर्ड लॉ लगा देना है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो पहली बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज इक्वल टू दूसरी बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज, टाइम से टाइम तो वैसे ही कट जाएगा। इनिशियल वालों को एक साइड रख दो, फाइनल वालों को एक साइड रख दो, हो गया प्रूफ हमारा क्या, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।